आज चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात 1 एप्रिल 2020 सब्ब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सच्युत परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम। सभी पापों का नाश हो, सभी मानवों का दुख से मुक्ति हो, यही बुद्ध के शासन का लक्ष्य और मकसद है। इस बात को जिस व्यक्ति ने अपने सामाजिक और वैयक्तिक जीवन में बुद्ध के बाद और प्रशासन में भी पहली बार उपयोग किया, उसके ऊपर अमल किया, ऐसा जिसे पूरी दुनिया नमन करती है, मगर भारत के लोग बहुत पाखंडी होने की वजह से वो उसको नमन नहीं करते हैं। ऐसा दुनिया का सबसे महान और बलशाली साम्राज्य का सम्राट अर्थात चक्रवर्ती सम्राट अशोक, मैं भारत के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को, जिसने पूरी दुनिया को एक प्रशासन व्यवस्था दी है, जिस व्यवस्था का मकसद लोगों की सेवा करना और लोगों का कल्याण करना ही है, इस महान सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर भारत के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ। वास्तव में सम्राट अशोक एक ऐसा व्यक्ति महत्व है कि जिसके ऊपर यहाँ पर लिखने वाले लोगों ने, बोलने वाले लोगों ने, सुनने वाले लोगों ने इतना अन्याय और अत्याचार किया है कि सम्राट अशोक इतना अन्याय और अत्याचार किसी और के ऊपर हुआ नहीं। सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था, सम्राट अशोक की प्रशासन व्यवस्था, सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति योगदान, यहाँ तक ही नहीं बल्कि सम्राट अशोक की फैमिली को ही पूरी तरह से तहस नहस करने का काम भारत के इतिहासकारों ने किया है। इससे बड़ी दुख की बात और कोई हो सकती है ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस तरह महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का इतिहास लिखते समय शिवाजी महाराज के बाप भी बदलने की कोशिश यहाँ के ब्राह्मण लोगों ने नहीं छोड़ी, उसी तरह से सम्राट अशोक के पिताजी, सम्राट अशोक की माताजी, सम्राट अशोक की बीवी, इवन सम्राट अशोक का भी धर्म बदलने का काम इन लोगों ने किया है। छल और कपट से सम्राट अशोक की नीति को, सम्राट अशोक की धम्म शासन व्यवस्था को खत्म करने का पूरी तरह से प्रयास भारत के पाखंडी लोगों ने किया है। फिर भी सम्राट अशोक आज जिंदा है, क्योंकि अशोक ने काम ही इतना महान किया है कि वो कभी मर ही नहीं सकता। वो इतना विशाल और वैभवशाली काम सम्राट अशोक ने किया है। सम्राट अशोक भारत की नहीं कि बल्कि पूरी दुनिया के प्रशासन और सुशासन व्यवस्था का जनक। बहुत सारे लोग, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात भी की थी इस विषय की कि सम्राट अशोक कलिंग के बाद बौद्ध बना, कलिंग विजय के बाद, तो इस बात को हम लोगों ने नकार दिया है कि कलिंग युद्ध के पहले ही सम्राट अशोक बौद्ध था, क्योंकि उनकी जो माता थी धम्मा, जिसको धर्मा कहा गया है इतिहास में, क्योंकि धम्मा किसको कहते हैं कि जो धम्मधर होता है उसको धम्मा कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि धम्मा का इन लोगों ने धर्मा कर दिया होगा। तो आज सम्राट अशोक के बारे में लोगों का देखने का नज़रिया क्या है, इस बात के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। पहली बात इसमें यह है कि सम्राट अशोक एक इतना बड़ा वैभवशाली शासक होने की बावजूद भी आज भारत के लोगों ने सम्राट अशोक को कुछ जातियों का लेबल लगाने का दुष्कर्म शुरू किया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की साइड में सम्राट अशोक को कुशवाहा जाति का महापुरुष कहते हैं। वो कुशवाहा कोई तो जात है, और वो कुशवाहा जात ये लव और कुश से संबंधित है। कुशवाहा यानी कि राम का जो बेटा था लव और कुश, दो बेटे थे राम के, तो वो कुश के
लव 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 एक बेटा था और कुश एक बेटा था। तो कुश के नाम से उसकी कुशवाहा एक जात निर्माण हुई है, उनकी कुशवाहा जात निर्माण हुई है। तो उसका और सम्राट अशोक का कोई संबंध ही नहीं आता है। वो अपने आप को शाक्य कहते हैं, हम कुशवाहा लोग हैं, और कुशवाहा लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, ऐसा भी वो लोग कहते हैं। तो वास्तव में बात यह है कि ये उत्तर भारत में इधर उत्तर प्रदेश में और बिहार में चलता है कि जो कुशवाहा लोग अपने आप को सम्राट अशोक का वंशज कहते हैं। और उधर से दूसरी बात, तो महाराष्ट्र के कुछ धनगर लोग हैं कि वो सम्राट अशोक को धनगर कहते हैं। अब वास्तव में बात यह है कि जब भी कोई, अभी सम्राट अशोक हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो या बुद्ध हो, ये इतने विशाल व्यक्ति महत्व के लोग हैं कि इनको यहाँ की भारत की व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इन तीनों भी युग पुरुषों को, इनकी विचारधाराओं को, इनकी आचारधाराओं को और इनके धम्म प्रचार को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये लोग चैलेंज नहीं कर सकते, मगर इन लोगों ने उनको चैलेंज ना करते हुए भी ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है कि इनको सिर्फ उनके जाति तक सीमित कर रखते हैं। अब जैसे कि सम्राट अशोक का और जाति व्यवस्था का वास्तव में कोई संबंध नहीं होता है ना। सम्राट अशोक के काल में तो जाति व्यवस्था थी ही नहीं, फिर सम्राट अशोक धनगर कैसे बने, है ना। अभी ये जाति व्यवस्था जो है, ये धनगर जात जो है, इसका उगम कहाँ से हुआ है, ये पैदा कब हुई है ना। उस काल में, अशोक के काल में, जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ 185 ईस्वी सन पूर्व 185 में भद्रथ की हत्या हुई, तब तक तो भारत में जाति व्यवस्था थी ही नहीं। उसके पहले ही सम्राट अशोक का निधन हो गया था। फिर आप किस आधार पर सम्राट अशोक को धनगरों का नेता मानते हो, या वो कुशवाहा लोग कुशवाहों का नेता, कुशवाहा जाति का नेता मानते हैं? तो ये एक जाति का लेबल लगाकर एक महापुरुष की इम्यूनिटी कम करने का काम यहाँ की जाति व्यवस्था के गिधाड़ों ने शुरू की है। इसे भी हम लोगों को रोकने की बुद्धिस्ट लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल वास्तव में होता ऐसा है कि बुद्धिस्ट लोग भी इतने नपुंसक हो गए हैं कि इनको खुद का इतिहास पता नहीं है, लेकिन दूसरों के बाप ढूंढने की बहुत आदत हो गई है। जैसे कि अभी ये वामसेप वाले हैं, वामसेप वालों ने आज तक भारत में जितनी भी जातियां हैं, उस जाति में जन्मा हुआ एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ा होगा जिसे महापुरुष बनाकर बिठा दिया है। उसका इतिहास ढूंढ कर निकाला है कि जिसके इतिहास का और उस जाति में जो जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस व्यक्ति के वास्तविक जीवन का कोई संबंध ही नहीं है। उनके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा रिसर्च हुआ है, मगर सम्राट अशोक के ऊपर यह रिसर्च नहीं हुआ। आज तक किसी भी बौद्ध व्यक्ति ने हो या बौद्धेतर व्यक्ति ने हो, सम्राट अशोक के जीवन और कार्य को न्याय देने का काम किया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस सम्राट अशोक का जन्म भारत में हुआ है, उस सम्राट अशोक की जयंती दुनिया में पहली बार अगर चीन मनाता है, तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। 2010 में चीन सरकार ने पहली बार सम्राट अशोक की जयंती मनाई है, और उस जयंती के लिए भारत सरकार के उस समय के गृह मंत्री को चीन सरकार ने आमंत्रित किया। तब भारत के लोगों को पता चल गया कि अरे यार, सम्राट अशोक की जयंती होती है ना। तो अभी हम लोग ये जैसे जैसे नया नया खोद रहे हैं, तो तब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहेंगी, हम लोग आपके सामने सम्राट अशोक को सही तरह से, सही ढंग से, बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। इतिहास केवल इतिहास में जन्मे हुए और मरे हुए महापुरुषों का इतिहास पढ़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य में जीने के लिए उस इतिहास का कुछ ना कुछ तो दायित्व बनता है। सम्राट अशोक एक बहुत ही महान और वैभवशाली शासक था। यहाँ पर भी हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए। सम्राट अशोक की महान और वैभवशाली जो राज्य व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, ये सब व्यवस्थाओं को हम लोगों को वर्तमान भारत में, भविष्य के भारत में लाने की जरूरत है। इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। मैं इतिहास के धुंध में सोने वाला आदमी नहीं हूँ। सम्राट अशोक ने ये किया, सम्राट अशोक ने वो किया, वो बहुत हो गया, ठीक हो,
मगर हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? इतिहास ये हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, मगर इतिहास आजकल लोगों के लिए मनोरंजन बन गया है। इतिहास मनोरंजन नहीं होता है, इतिहास भविष्य और वर्तमान में जीने का सबसे बड़ा साधन होता है। इसलिए इतिहास को हम लोग सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित रखेंगे तो हमारा इतिहास कभी भी भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। जिनको भविष्य का सम्राट अशोक का भारत निर्माण करना है, सम्राट अशोक का भारत निर्माण करने की बात तो बहुत सारे लोग कहते हैं, मगर अपनी जात छोड़ने का नाम नहीं लेते। जब तक वो अपनी जाति नहीं छोड़ते तब तक वो सम्राट अशोक का नाम लेने के लिए लायक भी नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। इसलिए पहली बात इसमें ये थी कि सम्राट अशोक कुशवाहा जाति के थे, इसको मैं नकारता हूँ। सम्राट अशोक किसी कुशवाहा जाति के नहीं थे, जाति का और सम्राट अशोक का कोई संबंध नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र के धनगरों को मैं बताना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक को अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक आपके है, तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म पूरे दुनिया में फैलाया है। तो पहले आप सम्राट अशोक ने जो धम्म अपनाया था, जो जीवन अपनाया था, उस जीवन का स्वीकार करो, बौद्ध धम्म का स्वीकार करो, और बाद में सम्राट अशोक का वंशज होने के सर्टिफिकेट हमें दे दो। तब तक आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है सम्राट अशोक का वंशज होने का और सम्राट अशोक हमारा वंशज था कहने का। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि सम्राट अशोक का वर्तमान में किसी भी जाति से कोई संबंध नहीं है। तो सम्राट अशोक एक बौद्ध सम्राट था, एक शासक था, एक प्रशासक था, और बौद्ध धम्म का बुद्ध के बाद का एक सबसे बड़ा फॉलोअर सम्राट अशोक था। इसलिए सम्राट अशोक को कोई भी जाति के लोगों ने अपने किसी भी जाति में बंदिश करके उसका महानत्व खत्म करने की कोशिश अब करने की जरूरत नहीं है। करेंगे तो उसका नतीजा भी आप लोगों को भोगना पड़ेगा। आने वाले समय में हम लोगों को सम्राट अशोक को किसी भी जाति में बंदिश करने का जो काम चल रहा है, इसको हर तरह से विरोध करने की कोशिश करेंगे। सम्राट अशोक एक बौद्ध संस्कृति का बहुत महान व्यक्ति है, जिसकी विडंबना किसी जाति में विभाग कर हम लोग नहीं करने देंगे। दूसरी बात यह है कि सम्राट अशोक का जीवन, मैंने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये क्लियर कर दिया था कि सम्राट अशोक की माँ भी बौद्ध थी। मेरा तो ऐसा कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य हो या बिंदुसार हो, बिंदुसार भी बौद्ध था और चंद्रगुप्त मौर्य भी बौद्ध था। इतिहास गलत लिखा गया है, इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। जो बुद्ध के बाद जो लोग गणराज्य व्यवस्था चलाते थे, बुद्ध के पहले भी जो लोग गणराज्य व्यवस्था चलाते थे, ये सब गणराज्य चलाने वाले लोग सब शाक्य वंशीय लोग थे, नागवंशीय लोग थे। और बुद्ध के बाद ये सब नागवंशीय लोगों ने बुद्ध के धम्म को अनुसरण किया था। इसका मतलब ये होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हो या बिंदुसार हो, ये लोग जैन या अन्य किसी धर्म के होने की बात ही नहीं आती। तो ये लोग जन्म से ही बौद्ध थे। तो उनके बारे में जो इतिहास लिखा गया है वो गलत लिखा गया है ना। जैसे कि अभी सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध बना, है ना। ये जो कहानी है ये गलत कहानी है। सम्राट अशोक पहले ही बौद्ध था, बाद में भी बौद्ध था, मरने तक बौद्ध था। उसने बौद्ध धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो मेरा यह कहना है कि इतिहास में जो भी गलतियां हुई है, उन गलतियों को सुधारने की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गलत इतिहास गलत लोग निर्माण करता है ना। गलत इतिहास गलत लोग निर्माण करता है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो 1956 से लेके 2020 तक इतिहास जो लिखा गया है, इसमें बहुत सारा गलत इतिहास लिखा गया है। ये गलत इतिहास ने गलत लोगों का, गलत समाज का, गलत विचारधारा का निर्माण किया है। अगर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता दूं तो बाबा साहब अम्बेडकर बात करते हैं बुद्धिस्ट इंडिया की, बाबा साहब अम्बेडकर बात करते हैं बुद्धिस्ट मूवमेंट की, बाबा साहब अम्बेडकर बात करते हैं रिपब्लिकन मूवमेंट की,
मगर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों ने, किसी ने दलित मूवमेंट चलाई, किसी ने बहुजन मूवमेंट चलाई, किसी ने अम्बेडकरी मूवमेंट चलाई, किसी ने अम्बेडकरवादी मूवमेंट चलाई। ये जो इतिहास का गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ है, ये हमारे सांस्कृतिक संघर्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आज बाबा साहब अम्बेडकर डायरेक्टली कहते हैं रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंसेंट इंडिया में कि देयर इज बैटल बिटवीन द बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म इज द रियल हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। भारत का जो इतिहास है ये बौद्ध, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म, ये दोनों का डायरेक्ट संघर्ष है। अगर ये भारत का इतिहास बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का डायरेक्ट संघर्ष है तो फिर इसमें ब्राह्मणिज्म तो एक तरफ ब्राह्मणिज्म के नाम से ही लड़ रहा है, कभी कभी हिंदुत्ववाद से वो आगे आता है, मगर हिंदुत्ववाद का दूसरा मूल रूप जो है वो ब्राह्मणिज्म ही है, वो डिक्लेयर है। मगर दूसरी तरफ से हम लोग जहां लड़ रहे हैं, हम लोग बुद्धिज्म को हाथ में लेकर नहीं लड़ रहे। हम कभी बहुजनिज्म को हाथ में लेते, हम कभी अम्बेडकरिज्म को हाथ में लेते, हम कभी दलितिज्म को हाथ में लेते। तो इस तरह से क्या होता है, जो कल्चरल बैटल है, सांस्कृतिक लड़ाई है, इस सांस्कृतिक लड़ाई से हम लोगों का मन भटक जाता है। यानी कि बौद्धों की जो संस्कृति है वो बाबा साहब जैसे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के धम्म में वाद विवाद शुरू हो गए थे। उसके बाद सम्राट अशोक ने धम्म संगीति, तृतीय धम्म संगीति बिठाकर उन सभी वाद विवादों के ऊपर एक नया मार्ग निकाला था। उन सभी वाद विवादों को सम्राट अशोक ने खत्म कर दिया था। उसी तरह से मेरा आज सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर भारत के बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले और जितने भी बौद्ध लोग हैं, उन सब लोगों से एक अपील है कि आप सब लोग एक दिन 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने एक जगह बैठो। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को जो मूवमेंट दी है उसका पूरा प्लानिंग करो, ताकि जिस तरह से अशोक ने धम्म संगीति बैठाकर धम्म को गठित किया था, जैसे कि त्रिपिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अधिधम्म पिटक है। ये जो पिटक है ये जिन भिक्षुओं को मुखपाठ थे उन सब भिक्षुओं को अशोक ने एक जगह बिठाया, और जिन जिन लोगों को बुद्ध के बारे में ज्ञान नहीं है, बुद्ध के गाथाओं के बारे में ज्ञान नहीं है, बुद्ध ने जो संदेश दिया है उसके बारे में ज्ञान नहीं है, जो भिक्षु लोग सिर्फ अपना उदर निर्वाह करने के लिए चीवर पहनते हैं, उस उदर निर्वाह के साथ साथ, चीवर के साथ साथ लोगों को बुद्ध के बारे में गलत ज्ञान देते हैं, उन सभी लोगों को सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म से बाहर निकाल दिया था। और उस समय अशोक के समय अशोक ने बुद्धिज्म को प्योर बनाया था। जब पूरा बुद्धिज्म प्योर बन गया, ऐसे मोगलीपुत्र तिष्य जो सम्राट अशोक के समय के बहुत विद्वान बौद्ध भिक्षु थे, उनको लगा, तब उन्होंने 4-5 भिक्षुओं को इकट्ठा करके अलग अलग भिक्षु को अलग अलग दे दिया। तो मैं अभी उसका भी आप लोगों को रेफरेंस देता हूँ। ये जो विनय पिटक नाम का जो अपना ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण बातें सम्राट अशोक के कार्य के बारे में मिलती है। बहुत सारे हमारे लोग जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे क्या पढ़ने के लिए कहा है वो लिखते नहीं। तो अशोक का जो योगदान है वो बहुत बड़ा बौद्ध धर्म के प्रति योगदान है। अशोक ने जो तृतीय धम्म संगीति का आयोजन किया था, उस धम्म संगीति में अशोक ने जो संगायन हुआ था, तृतीय संगायन हुआ था, अभी अगर किसी के पास विनय पिटक, ये विनय पिटक है अभी मेरे पास, ये तृतीय संगीति का है। तो उसमें अलग अलग भिक्षुओं को अशोक ने पहले अलग अलग विषयों में एक्सपर्ट बनाया है ना। पहली बात जैसे कि अभी विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, यानी कि बुद्ध ने जो बताया था,
उन सभी चीज़ों को किसको किसको क्या क्या पता है, इसका सबका संगायन हुआ। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये इन सूत्रों का संगायन हुआ। इन सब का संगायन होने के बाद जो जो भिक्षु ये विषयों में एक्सपर्ट है, उन सभी भिक्षुओं को सम्राट अशोक ने अन्य भिक्षुओं को ट्रेनिंग देने के लिए कहा। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भिक्षुओं का भी ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, है ना। तो ये भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर ये अशोक ने निर्माण किया था, सम्राट अशोक पहली बार। तो भिक्षुओं को ट्रेनिंग देने का काम ये मोगली पुत्र तिष्य के माध्यम से चलता था, जो कि बुद्ध ने तथागत यानी जैसा है वैसा, बुद्ध का धम्म जैसा है वैसा औरों को बताना, ये भिक्षु संघ का काम है। मगर भिक्षु लोग उसमें बहुत सारी मिलावट कर देते थे, इसलिए अशोक ने बहुत सारे भिक्षुओं को शिवर निकाल के संघ के बाहर कर दिया था। उस समय बुद्ध ने तो संघ का नायक कोई बताया नहीं था, मगर आज अगर हम लोग देखते हैं तो हर जिले में एक संघ का नायक है, एक भिक्षु है, भिक्षु की टोली है। जैसे लगता है कि ये गुंड लोगों की टोली है, भिक्षु लोगों की टोली नहीं है। और भिक्षु लोग वर्तमान में क्या करते हैं, इसके बाद इसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत सारा बताया है। मुझे इसके ऊपर कुछ बताने की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता है, मगर ये हम लोगों की गलत नीतियों की वजह से, गलत काम की वजह से बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी सम्राट अशोक ने संगीति के बाद करीबन 9 लोगों को संगायन हो गया। संगायन में ये निर्णय हो गया कि भाई यही बुद्ध का धम्म है, बुद्ध की नीति यही है, बुद्ध ने जो बताया है यही फाइनल है। ये सब निर्धारित होने के बाद सम्राट अशोक ने स्थविर मज्जतिक को कश्मीर यानी गंधार प्रदेश में भेज दिया, इसलिए धम्म के प्रचार के लिए। स्थविर महादेव यानी महिष मंडळ म्हणजे यानी नर्मदा नदीच्या दक्षिण प्रदेशात, यानी कि महाराष्ट्र में भेज दिया था उसको, है ना, दक्षिण नर्मदा नदी के। स्थविर रक्षित इनको भारत के उत्तरी किनारे पे भेज दिया। यूनानी भिक्षु धम्म रक्षित इनको मुंबई, गुजरात, समुद्र का जो भाग है उधर साइड भेज दिया। स्थविर महाधम्म रक्षित इनको महाराष्ट्र में भेज दिया। अभी महाराष्ट्र में ये जो महादेव नाम का जो मंदिर है, ये महादेव नाम का मंदिर नहीं था, यानी कि बहुत सारे लिंगायत लोग हैं उसको मानते हैं, लिंगायत धर्म के लोग महादेव को मानते हैं। तो महादेव नाम का कोई भगवान नहीं था, ये एक बौद्ध भिक्षु था, तो उसको महादेव ईश्वर बना दिया लोगों ने। ये भिक्षु था, ये बौद्ध भिक्षु था, तो वो मंदिर भी अपना ही है, उसके ऊपर आज कब्जा करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। समय आने पर भारत के सभी मंदिरों पर कब्जा करने की ताकत बौद्ध लोगों ने निर्माण करने की ज़रूरत है। भारत में जितने भी मंदिर है, भारत में जितने भी गढ़, कोट, किले और लीनियाँ हैं, ये सब बौद्धों की निर्मित है। देन नहीं बोल रहा हूँ मैं, निर्मित बोल रहा हूँ, मगर इसको छीन लिया गया है प्रतिक्रांति के बाद। गजनी के मोहम्मद ने इसके ऊपर अतिक्रमण किया ईस्वी सन 1100 के बाद, और ये सब जो है वो बौद्धों के हाथ से चला गया है। ये हमारा वैभव है, ये हमारा साहित्य है, ये हमारी ये धरती जो है, ये पूरी धरती के ऊपर जितना भी साधन और संसाधन है, इसके निर्माता हम लोग हैं, इसलिए इसके ऊपर पूरा अधिकार हमारा है। तो आगे मैं बताता हूँ, ये 5 हो गया। छठा एक भिक्षु था, उसका नाम तो उसको एवन देश में भेजा गया। वो फोन आ गया था, इसकी वजह से क्लोज। एवन देश में भेजा गया। उसके बाद मध्यम स्थविर इनको हिमवंत देश में भेजा गया। सोन और उत्तर स्थविर इनको स्वर्ण भूमि यानी वर्तमान में जो बर्मा है उसमें बर्मा को भेजा गया। महेंद्र स्थविर जो कि अशोक के बेटे थे, अशोक का बेटे जो महेंद्र स्थविर थे, इनको उनकी उम्र की 20 साल अशोक ने बौद्ध धर्म को दान कर दिया। और उनकी जो बेटी थी संघमित्रा,
उसका उम्र उस समय 18 साल था। 18 और 20 साल की उम्र में अशोक ने अपने बच्चों को बौद्ध धर्म के लिए दान दिया था। इतना बड़ा त्याग सम्राट अशोक, इतना त्याग दुनिया के किसी भी धर्म प्रचारक ने किया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो महेंद्र, इट्टीय, उत्तीय, सब्बल आणि भद्रसाल इनको ताम्रपर्णी यानी लंका में भेज दिया गया। तो ये जो सब लोग थे, ये लोग भारत में जो तृतीय संगायन में बौद्ध धम्म निर्धारित किया गया था, उस बौद्ध धम्म को लेकर श्रीलंका में चले गए। अब श्रीलंका में गए, बर्मा में गए। वैसे भी सम्राट अशोक का शासन उस समय एक भारत में ही सिर्फ नहीं था, तो उसमें बहुत सारे देश थे जो सम्राट अशोक के अधीन थे, जिसमें भारत था। अभी वर्तमान भारत, जितना भी भारत है, वर्तमान भारत के जितने भी स्टेट्स है, ये सब राज्य सम्राट अशोक के अधीन थे। उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश का जो बहुत सारा भाग है, वो सम्राट अशोक के उस समय के मगध साम्राज्य के अधीन था, जो कि जम्बूद्वीप का भाग था। उसके बाद वो अलग अलग हो गए। अभी इसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन ये उसके बाद अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो गांव थे, गांव तहसील लेवल के, तो वहां पर शिलालेख बनवाए। संगायन हो गया। संगायन में उन लोगों ने क्या किया, 84,000 बुद्ध की गाथाओं का संगायन किया, गठन किया, और उन गाथाओं को शिलालेखों में परिवर्तित करने का काम मगध साम्राज्य में अशोक ने किया। और वही गाथाओं का प्रचार और प्रसार करने के लिए अपनी बेटा और बेटी को श्रीलंका में भेज दिया। जब महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में चले गए, तो श्रीलंका में जाकर उन्होंने श्रीलंका के राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म को राजधर्म का दर्जा मिल गया। बौद्ध धर्म वहाँ का भी राजधर्म बन गया, भारत का भी राजधर्म बन गया था। उस समय का जम्बूद्वीप लगभग आज पूरे 8 से 9 देश को मिलाकर जम्बूद्वीप था। ये 9 देश, श्रीलंका 10 और बर्मा 11, ये 11 देशों में उस समय, यानी कि 11 देशों में उस समय स्टेट रिलीजन जो था वो बुद्धिज्म था। अब स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म था, तो स्टेट वेलफेयर पॉलिसी क्या होगी? आज के वर्तमान में अगर आप भारत का संविधान निकाल कर देखोगे, तो मैं आपको उसका भी पूरा एविडेंस देके दिखाता हूँ। अभी संविधान की किताब मेरे पास नहीं है, लेकिन स्टेट वेलफेयर पॉलिसी जो है भारत के संविधान में, राज्य कल्याणकारी नीति जिसको कहते हैं, तो ये राज्य कल्याणकारी नीति का जो निर्माता है वो अशोक है ना। अब ये राज्य कल्याणकारी नीति का निर्माता अशोक जिस तरह से है, उसी तरह से अशोक ने जिस तरह अपने राज्यों में ये राज्य कल्याणकारी नीति का निर्माण किया, उसी तरह से अशोक ने जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, उन सभी देशों में स्टेट पॉलिसी जो थी, राज्य कल्याणकारी नीति जो थी, उसका प्रचार और प्रसार किया। यानी कि अशोक जिस तरह अपने राज्य में, अपने स्टेट में, जम्बूद्वीप में जनता को अपने बेटे की समान मानता था, उसी तरह से दुनिया के सभी राजा लोग अपनी प्रजा को अपने बेटे का दर्जा देने के लिए काम करने लगे। ये कैसे हुआ? ये सम्राट अशोक की धम्म नीति की वजह से हुआ। तो अशोक का जो उतना बड़ा साम्राज्य था, अभी जैसे कि आज भारत में राज्यों का निर्माण किया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि छोटी राज्यों का निर्माण होना बहुत जरूरी है, मगर उस समय भारत के पार्लियामेंट, यानी कि भारत की जो संविधान सभा थी, पार्लियामेंट थी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का सुना नहीं। अभी छोटी राज्य नहीं होने की वजह से भारत में भारत के लोगों का जो, अगर आप विकास दर देखोगे, है ना, विकास सूची अगर भारत के लोगों की देखोगे तो बहुत ही कम है।
जैसे कि कुछ शहरों का विकास हुआ है तो कुछ शहरों का विकास नहीं हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? कुछ शहरों का विकास होता है, कुछ शहरों का विकास ही नहीं होता है। ये क्या होता है कि स्टेट बड़े होने से, राज्य बड़े होने से सभी जिलों के ऊपर, सभी तहसीलों के ऊपर, सभी जगहों पर राज्यकर्ता लोगों को ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने छोटी राज्यों का निर्माण करने की बात कही थी। ये छोटे राज्यों की जो बात है, ये सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक स्टेट का निर्माता, यानी कि जैसे कि छोटे राज्यों का जो निर्माता था वो सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक ने उस समय अपने मगध साम्राज्य में 6 राज्यों का निर्माण किया था, है ना। राज्यों की निर्मित भी की थी, और जैसे आज राजधानी भी है, तो राजधानी की भी निर्मित सम्राट अशोक ने की थी। यानी कि स्टेट एंड कैपिटल का निर्माता सम्राट अशोक, है ना। जिसको स्टेट आप कहते हैं ना, वो स्टेट का भी निर्माता सम्राट अशोक था और कैपिटल का भी निर्माता सम्राट अशोक था। जैसे कि पाटलिपुत्र एक स्टेट था, इसकी भी एक कैपिटल थी। तक्षशिला एक स्टेट था, उसकी भी एक कैपिटल थी। उज्जैनी एक स्टेट था, उसका भी एक कैपिटल था। कलिंग एक स्टेट था, उसका भी एक कैपिटल था। सुवर्णगिरी ये भी एक स्टेट था, उसका भी एक कैपिटल था। गिरनार ये भी एक स्टेट था, उसका भी एक कैपिटल था। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में लोगों के कल्याण के लिए स्टेट का, छोटी राज्यों का निर्माण किया। छोटी राज्यों का निर्माण करके ही अशोक चुप नहीं बैठा, बल्कि उसका कैपिटल भी निर्माण किया। कैपिटल निर्माण करके भी अशोक चुप नहीं बैठा, तो हर राज्य में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी अशोक ने निर्माण किए। जैसे कि मैं कुछ डिपार्टमेंट्स का आप लोगों को लिस्ट दे देता हूँ। 8 से 9 डिपार्टमेंट ऐसे थे कि जो दिन रात उसके राज्यों में काम करते थे। तो उसका भी सूची मेरे पास है, 1 मिनट में लेता हूँ जरा। मोबाइल तो अशोक ने जो अपने राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था बनाई थी, उस प्रशासन व्यवस्था के बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा था। मैंने सुबह कुछ पॉइंट निकाले थे। तो उसमें अशोक ने जो 9 तरह की समितियां निर्माण की थी, जो अलग अलग समितियां होती है। आज जैसे कि भारत सरकार में मंत्री लोग हैं ना, तो उनका एक अलग अलग मंत्रिमंडल होता है। फूड्स का अलग, ड्रग्स का अलग, ये जो अलग अलग मंत्रिमंडल होते हैं ना, ये मंत्रिमंडलों का निर्माता सम्राट अशोक है। अशोक ने इसका निर्माण किया है पूरा। फिर ये सब दुनिया में कैसा फैला, और दुनिया से फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका पूरा स्टडी करके भारत के संविधान में कैसे लाया, इसके ऊपर हम लोगों को बहुत बड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आज वर्तमान में जो भारत का संविधान है, ये किसी भी देश से लिया हुआ संविधान नहीं है, बल्कि दुनिया ने हमसे सब कुछ लिया था। वही बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि साला ये तो भिखारी लोग थे पूरे दुनिया के, हमसे लिया था सब। दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश है, उनका जितना भी प्रशासन है, ये सब प्रशासन बौद्धों की निर्मित है, बौद्ध शासन व्यवस्था की निर्मित है। दुनिया में पहली बार शासन व्यवस्था की बात करने वाला व्यक्ति बुद्ध था। बुद्धं एतं बुद्धान शासनम, मैंने पहले ही इसमें कहा था कि एतं बुद्धान शासन, बुद्ध शासन का जो मतलब था वो क्या था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अशोक है। अशोक का मगध साम्राज्य है, जम्बूद्वीप। तो मैं समितियों के ऊपर बात करने वाला था। सम्राट अशोक ने पहली समिति का निर्माण किया था। शिल्पकला का जो काम चलता था, तो उसके ऊपर देखरेख करने वाली समिति, यानी कि जो अभी आप बोलते हैं ना पाटबंधारे विभाग जो है, बांधकाम विभाग जो स्टेट का बांधकाम विभाग रहता है, तो उसका निर्माता सम्राट अशोक है ना। जो भारत के संविधान में आज वर्तमान में है ना, बांधकाम विभाग, तो बांधकाम विभाग का निर्माता सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक ने बांधकाम विभाग का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए शिलालेख बनवाने के लिए किया था। तो वो शिलालेखों के ऊपर देखभाल करने के लिए एक कमेटी थी। उसमें काम करने वाले मजदूरों का पेमेंट निर्धारित करने के लिए एक समिति थी,
और उसी में उन मजदूरों को समय समय से, किस समय में कौन से मजदूर काम पे जाना चाहिए, किस समय में कौन से मजदूर आराम करना चाहिए, किस समय में कौन से मजदूरों को कितना पेमेंट दिया जाना चाहिए, ये पूरा काम करने के लिए जो वर्तमान में बांधकाम विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट हम लोग जिसको बोलते हैं, ये लेबर डिपार्टमेंट और बांधकाम डिपार्टमेंट दोनों का भी निर्माता सम्राट अशोक। ये बांधकाम विभाग की पहली समिति होती। दूसरी समिति थी कि जैसे कि अभी आज परराष्ट्र मंत्रालय है, जैसे कि अभी विदेशी जो गेस्ट आते हैं भारत में, अभी इसका भी निर्माता अशोक है। और उनका जो पाहुणचार होता है, जैसे कि राष्ट्रपति पाहुणचार करता है, प्रधानमंत्री पाहुणचार करता है, यानी कि परराष्ट्र, जैसे कि वहाँ के दूत यहाँ रहते हैं, यहाँ के दूत वहाँ, अपने देश के दूत अन्य देशों में भी रहते हैं, अन्य देश के दूत भारत में रहते हैं। ये अशोक ने बनाया हुआ है, ये पहले से चलते आ रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के लिए लोकतंत्र कोई नया नहीं है। बुद्ध के धम्म को अगर देखा जाए तो लोकतंत्र से पूरा भरा हुआ है, लोकतंत्र के अलावा बुद्ध का धम्म कुछ है ही नहीं है। मगर ये लोकतंत्र की जो जड़ें है, ये सब जड़ें सम्राट अशोक के साहित्य में मिलती है, सम्राट अशोक के कार्यकाल में मिलती है। दूसरे किसी के साहित्य और कार्यकाल में ये चीजें नहीं मिलती। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको सामने रखकर संविधान बनाया, उसको सामने रखकर संविधान बनाया। वास्तव में परिस्थिति ये है कि उस व्यक्ति का और भारत के संविधान का कुछ संबंध ही नहीं है। किसी भी राजा का और भारत के संविधान का कोई संबंध नहीं। सम्राट अशोक ये केवल राजा नहीं था, ये कल्याणकारी राजा, कल्याणकारी सम्राट था। उसको राजा कहना भी गलत होगा, लेकिन राजा में जो गुण होते हैं वो गुण भी सम्राट अशोक में थे, मगर उसको त्याग दिया था अशोक ने। बौद्ध धम्म की शरण में आकर, बौद्ध धम्म का पूरी तरह से अनुसरण करके अशोक ने स्टेट वेलफेयर, राज्य कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण किया था। भी जिसमें दूसरी कमेटी है, दूसरी कमेटी जैसे मैंने अभी बताया ना, परराष्ट्र जो इंटरनेशनल के जो लोग आते हैं, आते थे उस समय पाटलिपुत्र इसमें जम्बू द्वीप में, तो उन सब लोगों का प्रचार ये करने का काम, उसके लिए एक अलग कमेटी थी। तो तीसरी कमेटी थी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो भारत में जनगणना होती है ना, लोगों की जनगणना होती है, इसके लिए भी एक समिति सम्राट अशोक ने गठित की थी। और लोगों के जन्म और मृत्यु की जो नोंद होती है, इसके लिए भी सम्राट अशोक ने एक समिति निर्माण की। जनगणना, जन्म मृत्यु, ये जो है, ये जनगणना जो आज जनगणना समिति जो है आज भारत सरकार की, ये सम्राट अशोक की निर्मित है। जन्म मृत्यु की जो नोंद होती है हर स्टेट में, ये भी सम्राट अशोक की निर्मित है ना। तो दूसरा, पांचवी समिति, व्यापार करने वाले लोगों के ऊपर अंकुश रखने के लिए, है ना, व्यापार करने वाले लोगों के ऊपर अंकुश रखने के लिए, वो उस व्यापार में भेसड़ नहीं करना चाहिए, वस्तुओं में मिलावट नहीं करना चाहिए, और उसमें मिलावट करके लोगों को नहीं बेचना चाहिए। इसलिए फूड्स एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, जिसके महाराष्ट्र के हेड कुछ दिन पहले डॉक्टर हर्षदीप कांबळे थे। तो ये फूड्स एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट का निर्माता सम्राट अशोक है ना। दूसरी बात, छठवीं समिति है खरीदी बिक्री, खरीदी करना और बेचना, उसके ऊपर कर लगाना नहीं लगाना, यानी कि आज का जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग STI कहते हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, ये सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का निर्माता भी सम्राट अशोक है। इसका निर्माण उस समय सम्राट अशोक ने किया। सातवीं समिति है सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने काम करत आहे बाजार व वस्तूंच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे। अभी ये काम भी STI के डिपार्टमेंट में ही आता है। जैसे कि अभी किसी वस्तु का भाव अगर कोई दुकान बढ़ा चढ़ा कर बेचता है तो वो लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। इसका भी निर्माण सम्राट अशोक ने किया। दूसरी बात, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है पूरे स्टेट की, उस पूरी सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षण देने का, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए भी अशोक ने एक कमेटी का गठन किया था। वो भी एक कमेटी गठित की थी अशोक ने।
और 9वीं कमेटी थी स्तूप और विहारों की देखभाल करने के लिए अशोक ने 9वीं कमेटी निर्माण की थी। इस तरह से ये जो आज वर्तमान भारत में जो मंत्रालय है, अलग अलग मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों का निर्माता अशोक है। उस समय उसके स्टेट में उसने इन सभी मंत्रालयों का निर्माण किया। तो इसका वन बाय वन अलग अलग वीडियो में रोज रोज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। आज सम्राट अशोक की जयंती है, तो सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर मैं भारत के बौद्ध लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। झूठा इतिहास और झूठे महापुरुषों के प्यार में हम लोगों ने हमारा सच्चा इतिहास और सच्चे महापुरुषों को कुचल दिया है। इनको फिर से इस देश में प्रस्थापित करके बौद्ध शासन की व्यवस्था को स्वीकारने की और पुनर्जीवित करने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग हमारा त्याग और बलिदान करने की जरूरत है। उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। यही आशा और आकांक्षा के साथ फिर एक बार आज सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर भारत के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के पूरे तमाम मानव मात्र को एक कल्याणकारी राजा होने की वजह से, कल्याणकारी सम्राट होने की वजह से अशोक जयंती की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और यही विराम लेता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय जगत।